इस चैनल पर मेनली दो सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। पहला एक सब्जेक्ट है मैथ्स और दूसरा है फिजिक्स, ठीक है। अब ये मैथ्स और फिजिक्स उन लोगों के लिए होगा जो क्लास 11th में हो या 12th में हो या फिर जेई की तैयारी में लगे हों, और वो स्टूडेंट जो नीट के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो अपलोड होंगे, ठीक है। अब हम लोग आज स्पेशली मैथ्स की बात करने वाले हैं। तो मैथ्स में क्या बात करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हों या जेई की तैयारी कर रहे हों, उसको सिलेबस पता होगा कि मैथ्स का क्या सिलेबस है। लेकिन पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेनली दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब वो दो टॉपिक क्या है, नंबर एक है वो है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और दूसरा है कैलकुलस। ये दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं, है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर बाद में कैलकुलस पढ़ेंगे। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ नजर दौड़ाने वाले हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो आप देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हमारे पास कई चैप्टर्स हैं, वो 6-7 चैप्टर हैं। वो चैप्टर का पहले आप नाम सुन लीजिए, फिर एक एक करके चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब देखो क्या क्या चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा चैप्टर है लोकस। तीसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चौथा चैप्टर है पैराबोला। पांचवा चैप्टर है एलिप्स। छठा चैप्टर है हाइपरबोला। और लास्ट में है सर्कल। अगर आप इतना सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका जेई लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम लोग कम ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा करके पढ़ेंगे। अभी देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप क्लास 9th में और 10th में थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़े होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। अभी मैं और भी आपको कुछ नाम सुनाता हूँ। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा है स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। चौथा है सिलेंड्रिकल सिस्टम। ये चार कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजुअली जो है यूज किए जाते हैं। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और अभी फिर से पढ़ने वाले हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ होगा तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, नहीं तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि जेईई के सिलेबस में अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यहाँ पर नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस के लिए है। तो हम लोग अभी यहाँ पर फोकस करने वाले हैं पहला वाले पर, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस पर फोकस किया जाए। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम लोग चलते हैं बेसिक क्लासेस में। पहला क्या समझना है, देखो हमारे पास ये है एक्स, सॉरी ये कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है।
ये नंबर लाइन है रियल नंबर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। अब एक दूसरा नंबर लाइन इसी के परपेंडिकुलर ऐसे लेते हैं जो 0 से गुजरेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये है एक नंबर लाइन, यहाँ पर लिखा होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को नाम दिया जाएगा एक्स एक्सिस, ये एक नंबर लाइन है। और ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर है, इस लाइन का नाम होगा वाई एक्सिस, ये भी एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये बोर्ड का जो प्लेन है यानी सरफेस है, ये एक्चुअली 4 पार्ट में बढ़ चुका है। देखो ऐसे करके आप क्या करो, कोई एक चीज लो, बोर्ड को ऐसे करके आप काट दो, फिर यहाँ पर ऐसे काट दो, कितना पार्ट में बोर्ड बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है 4 पार्ट में। उनमें से हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बोर्ड के सरफेस का या प्लेन का हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, किसी भी सरफेस में हम लोग 2 परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन पूरे सरफेस को 4 भाग में बांट देता है, उन्हीं भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। अब एक बात समझिए, ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश। और ये ओ वाई यानी ओरिजिन के ऊपर में जो वाई एक्सिस का पार्ट है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं वो वाई डैश यानी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया सिंपल सी बात। अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं अभी वो पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट। अब वो क्या होता है, देखिए इसको मिटा दिया जाए। देखिए लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो प्लेन का मैथ्स में बेसिकली मतलब है सरफेस, ठीक है। अब समझ जाओ, देखो ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जहां पर इंटरसेक्ट किया उसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखो इधर हम लोग लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4। अब देखो इस बोर्ड पर कोई भी अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट कहाँ है आप कैसे बताएंगे। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि ये पॉइंट कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है। जैसे आपको कोई पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या करते हैं, बताते हैं।
उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट कहाँ है, बोर्ड के सरफेस पर तो है लेकिन किधर है, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना बोलना। तो उसके लिए मैथ वालों ने एक तरीका अपनाया, बोला कि देखो यहाँ पर इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हमेशा 2 नंबर का यूज करते हैं। और वो 2 नंबर क्या है? देखो, पहले आप ओरिजिन से चलना शुरू करो और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ, यहाँ तक 3 तक आए। फिर क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल जाओ उसी पॉइंट तक। तो वाई एक्सिस ये है, उसके पैरेलल ऐसे करके जाएंगे तो उस पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के लोकेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले x गए 3, फिर y गए 2, तो 3,2, ठीक है। तो ये पॉइंट P का लोकेशन हो गया 3,2। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट, और 2 को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कभी भी पहले y कोऑर्डिनेट को नहीं लिख सकते हैं, पहले आपको x कोऑर्डिनेट को लिखना है, क्योंकि ये क्या है? कन्वेंशन है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हम लोग हमेशा 2 नंबर का यूज करेंगे। पहला वाले को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और दूसरे वाले को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या होगा? ये 3x कोऑर्डिनेट है ना, क्या है एक्चुअली में? ये है डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और ये 2 क्या है? y कोऑर्डिनेट। ये क्या है एक्चुअल में? तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू दी x एक्सिस, ठीक है ना? समझ में आया? ओके। अब देखो इस बात को मैं लिख लेता हूं। तो बोला कि एनी पॉइंट in a plane is located by an ordered pair x, y, where x is x coordinate और y क्या है? y कोऑर्डिनेट। देखो किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए हमेशा एक ऑर्डर पेयर का हम लोग यूज करते हैं, यानी 2 नंबर के एक पेयर का यूज करते हैं, x, y, जहां पर x क्या है? x कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। और y क्या है? y कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? तो ये x क्या है? डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, और y क्या है? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। समझ में आ गया? ओके, चलो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए। बोला कि लोकेट -2,3 एंड 3,-4, ये 2 पॉइंट है। आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको क्या करना है? इन दोनों को दिखाना है कि कहां पर है। कैसे दिखाएंगे? देखो सॉल्यूशन, ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। अब यहां पर क्या है? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3, इस तरह से जाते जाएंगे, -4। फिर उसके बाद देखो इधर +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, इस तरह से, है ना? अब क्या करेंगे? देखो ये जाना है -2,3, तो -2 पहले जाना है, फिर 3 जाना है, लेकिन ये किधर जाना है? x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जाओ -2, लेकिन देखो -2 नेगेटिव में है, ये नेगेटिव है तो इधर जाना है -1, -2, यहाँ आ गए। फिर जाना है 3, 3 के साथ कैसा साइन है? प्लस। तो प्लस का मतलब देखो 1, 2, 3, देखो ये क्या है? 1, 2, 3, यानी 3 जाना है y के डायरेक्शन में, यहाँ पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे -2,3,
3, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या गए, -2 गए, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना गए, +3। समझ में आ गया। उसी तरह से ये पॉइंट 3, -4 है, तो 3 किधर जाना है, 3 किधर जाना है बताओ। देखो 3 इधर पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाना होता है, तो पहले इधर जाएंगे 3, फिर जाएंगे -4, तो 3 गए, यहाँ पहुंच गए, फिर -4 जाओ नीचे, कहाँ पर होगा देखो तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक -4 है, लगभग यहाँ आ जाएगा इसके सामने यहाँ पर, तो ये होगा 3, -4। पहले क्या किए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 4 गए, सॉरी 3 जाना था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 3 जाना था, तो यहाँ पर होगा लगभग 3, -4। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या गए, पहले 3 गए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कितना गए, यानी ऐसे करके यहाँ पर कितना है, -4 आए, तो ये होगी, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका 3, -4। क्या समझ में आ गया। इस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब बहुत सारा पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो, कुछ भी करना हो करते रहो। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, नोट करके एक बात लिखिए, साइन कन्वेंशन। देखो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। जैसे देखो ये ओरिजिन है, आप x जाएंगे तो इधर 1 लिखा 2 3 1 2 3, और इधर लिखा है 1 2 3 1 2 3 y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो इधर जाएंगे 3 प्लस, और फिर इधर जाएंगे, मान लो +2 गए तो +2, तो यहाँ मान लो कि ये पॉइंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इतना कितना है 2 है, तो 3, 2, तो 3 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो कैसा होगा, वो होगा प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन कैसा होगा, देखो तो आपको एक्स एक्सिस यहाँ पर -1, यहाँ -2, फिर इधर जाएंगे। देखो पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का कोई एक पॉइंट होगा तो पहले आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। इसका मतलब पहले नेगेटिव होगा फिर प्लस होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। उसी तरह से इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ठीक है। और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इधर प्लस, और फिर नीचे जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। समझ में आ गया। इस तरह से साइन का कन्वेंशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। याद रहेगा, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। देखिए अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। पहले उसी की बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले डिस्टेंस फार्मूला देखिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या आपको याद आ रहा है? कुछ हम लोग इस तरह से पढ़े थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो y एक्सिस x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ओरिजिन। अब मान लो कि इस सरफेस पर, यानी इस सरफेस पर कोई दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालें। कैसे निकालेंगे?
मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये है x1 कोमा y1। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी, ये है x2 कोमा y2। इन दोनों के पॉइंट के बीच में ये दूरी है ना। ये x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच की ये दूरी है ए बी। ये निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, पहले क्या करेंगे, तरीका यहाँ है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, फिर पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं, देखो। हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लो ना यार, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम एम दे दो, इस पॉइंट का नाम एन दे दो, फिर इस पॉइंट ए से इस बी एम पर परपेंडिकुलर कर ड्रॉ करो, इस पॉइंट का नाम आर दे दो, ठीक है। अब आप क्या करो, पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर है 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ए आर बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पता है कौन सा फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो, सबसे बड़ा साइड ये जो है ए बी है, तो वही तो हाइपोटेनस होगा। तो अगर ए बी निकालना है तो आपको ए आर और बी आर पता होना चाहिए। यानी इसको अगर बेस मान लें ए आर को, और इसको बी आर को परपेंडिकुलर मान लें, तो बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, है ना। तो पता करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग निकालेंगे ए बी। तो देखो, ए बी निकालना है, उसके लिए हम लोग को ए आर और बी आर पता होना चाहिए, ताकि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनस निकाला जा सके, है ना। तो ए आर कितना होगा, देखो ए आर पर चर्चा करते हैं। देखो, ए आर उतना ही है जितना एम एन है ना। देखो फिगर देखो, ए आर और एम एन क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ए एम और बी एन पैरेलल है, तो ए जो है एम एन और ए आर दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर होगा, तो लिखते हैं कितना होगा ये एम एन। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, यानी ओ से लेकर एन तक की दूरी कितनी है, यह उतना ही है जितना पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, यही ना है एक्स कोऑर्डिनेट। पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाओगे x2, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा y2, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। और o से लेकर m तक ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका x1, यानी m का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जितना पॉइंट a का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, है ना। तो इसलिए ओ एम जितना दूरी है, उतना ही पॉइंट ए वाई एक्सिस से है। तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो उतना ही m का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो देखो, आपको अगर एम एन निकालना हो तो आप क्या करो, देखो o से लेकर m तक कितना था, x2। तो देखो, अगर आप ओ एन में से ओ एम घटा देंगे, यानी इतना में से इतना घटा देंगे, तो आपको इतना मिलेगा, एम एन मिलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, एम एन निकालने के लिए हम x2 में से x1 घटा देते हैं, यानी ओ एन में से ओ एम घटा देते हैं। घटाओ, तो x2 में से x1 घट गया, ठीक है ना। उसी तरह से सिमिलरली यहां देखो, ये ए एम जितना है वो कितना है, जितना पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट है y1, उतना ही आर एन है, यानी y1 है, ठीक है ना। आर एन उतना ही होगा जितना ए एन है। अब देखो, पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, y2, और वो कितना, ये ही तो वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये है आपका y2। तो देखो, अगर आपको बी आर निकालना हो तो बी आर कितना होगा, तो देखो, अगर आप बी एन में से आर एन घटा देंगे तो आपको बी आर मिल जाएगा। और ये बी एन कितना है, जितना पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट है, यानी y2 माइनस पॉइंट, अच्छा ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक है ना।
तो देखो समझ में आ गया, तो बी आर भी निकल गया, है कि नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। किस ट्रायंगल में हम बात करने वाले हैं, ए आर बी में। तो हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा पी परपेंडिकुलर। तो बी आर और ए आर में से किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, तो हम लोग बी आर को ही परपेंडिकुलर मान लेते हैं ना। तो देखो बी आर को परपेंडिकुलर मान लिया और ए आर को बेस, तो ए आर का स्क्वायर, है ना। अब देखो ए बी का स्क्वायर बराबर बी आर कितना है, देखो तो बी आर अभी निकाले वाई टू माइनस वाई वन। ए आर कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हो गया तब तो ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट, पहले मैं इस एक्स वाले को लिख देता हूँ ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो एक पॉइंट है आपका x1 कोमा y1, दूसरा पॉइंट है x2 कोमा y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस AB को डिस्टेंस के लिए हम लोग r मान लेते हैं, r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r का मतलब डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ बेसिक सा, देखो कितना बेसिक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4,1 and 1,4। इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको दूरी निकालनी है। कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो -4 ले लो, ठीक है, निकालो दूरी। कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। तो ये पॉइंट है मान लो कि आपका 4,1 और दूसरा पॉइंट है आपका 1,-4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास हाजिर है, यही वाला, निकालो। तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये r कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है, नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखो तो x2 माइनस x1, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4, है ना, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, -4 माइनस y1 यानी -4 में से -1 चला गया, उसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो 4 माइनस 1 -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। -4 -1 -5, -5 का स्क्वायर होता है 25। 25 और 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना आसान है। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ना। तो आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन पहले से कलेक्शन किए हुए हैं, है ना। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल
with vertices फोर कोमा जीरो -1 कोमा -1 3 कोमा 5 is option A isosceles and right angled. Option B isosceles but not right angled. Option C right angled but not isosceles. D neither right angle nor isosceles. देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है 4,0 -1 -1 3,5। अब बोल रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, या फिर आइसोसेलेस होगा लेकिन राइट एंगल नहीं होगा, राइट एंगल होगा लेकिन आइसोसेलेस नहीं होगा बट नॉट आइसोसेलेस, या फिर आइसोसेलेस भी नहीं होगा और राइट एंगल भी नहीं होगा। क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आता है? बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण यानी एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, जैसे ये है 90 डिग्री एक कोण है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर हो, जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, तो दो साइड बराबर है तो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। चेक करते हैं, है ना, कैसे निकलेगा। देखिए ये है फिगर, इधर बना लेते हैं ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, मतलब वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ये है 4,0 मान लो, और ये है आपका -1, -1, और ये है 3,5। ठीक है। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब आपको तीनों साइड की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो निकालो लंबाई, तीनों ट्रायंगल के, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाई निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आइसोसेलेस है कि नहीं है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है ना, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। करो, देखो पहले तो ए बी निकालो, ए बी की लंबाई निकालो। तो कैसे निकलेगा? ये एक पॉइंट है ना ए 4,0, दूसरा बी क्या है -1, -1, ये भी एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट्स सो सिंपल, लेट अस मूव। देखो अब क्या कोई कह रहा है कि हमारे पास ए बी अगर निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला हाजिर है, ये देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। आप थोड़ी देर के लिए इसको x2 y2 मान लो, सॉरी इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x2 - x1 यानी -1, 4, सॉरी -1 में से 4 चला जाएगा तो -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उसके बाद -1 में से 0 जाएगा तो -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा √26। फिर उसी तरह से BC निकालो, तो BC कितना निकलेगा? फिर इसको अभी x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो 3 में से -1 चला जाएगा, तो 3 में से -1 गया तो बचेगा 3 माइनस माइनस प्लस यानी 4 है ना, तो 3 में से -1 जाएगा तो बचेगा 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 में से -1 जाएगा तो 5 में से चला गया -1, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1, 5 और 1 6, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5 52।
उसी तरह से आप क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो AC निकालो, AC कितना निकलेगा, अंडर रूट, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से जाएगा 4 तो बचेगा -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 26। देखो कुछ दिखा क्या, क्या देखा बताया जाए। देखो बहुत ही सिंपल है, क्या दिख रहा है, दो साइड बराबर है, ये ए बी है, ए बी और ए सी दो साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर होने का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला ऑप्शन खोजो, एक ये है और एक ये है, इन दोनों ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। आइसोसेलेस है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर होता है बाकी दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। क्या यहाँ पर ऐसा है ना। देखो सबसे बड़ा साइड कौन है, BC, है ना। तो BC का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 52 का स्क्वायर कितना होगा जी, अंडर रूट 52 का स्क्वायर कितना, 52 है, 25 नहीं 52, ये हो जाएगा अंडर रूट 52 बराबर हो जाएगा 52, अंडर रूट 52 का स्क्वायर करेंगे तो 52 स्क्वायर भी गया रूट भी गया। फिर उसी तरह से अगर आप AC का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 26, और BC का स्क्वायर करेंगे, BC नहीं AB का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 26। इसका मतलब ये हुआ कि A हुआ BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बराबर अगर हो जाए किसी बाकी दो बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसीलिए ट्रायंगल राइट एंगल भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, आइसोसेलेस तो हुआ ही क्योंकि दो साइड बराबर है, और राइट एंगल्ड भी हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया h, ये हो गया p, ये हो गया b, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या समझ में आ गई, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है ना। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत ही सिंपल है। So this is a question for you. The question is simple. क्वेश्चन कह रहा है the points, क्वेश्चन कह रहा है the points a by root 3 comma a, 2a by root 3 comma 2a, a by root 3 comma 3a are the vertices of option A an equilateral triangle, option B an isosceles triangle, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, लिख करके
रखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि देखो ये 3 वर्टेक्स दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, आपको बताना है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी क्या तीनों साइड बराबर होगा उस ट्रायंगल का, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यानी 2 साइड बराबर होगा, एक अलग होगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा क्या, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इन तीनों में से तीनों बकवास है। अगर बकवास है तो इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते रहिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगला जो हम लोग ना फिर सेक्शन फॉर्मूला वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, और डिटेल में पढ़ेंगे। जेई लेवल के जो क्वेश्चंस है वो अभी इस डिस्टेंस फार्मूला में ज़्यादा आएगा नहीं, तो हम लोग अगला जो ही टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ जेई का क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।